अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। कैसे हैं आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज का हमारा 14th लेक्चर है। आज हमारा टॉपिक है डिस्पोजिशनल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। अंदरूनी मामलात या बैरूनी मामलात क्या हैं और इनमें क्या फ़र्क है। अंदरूनी मामलात को मिजाज भी कह सकते हैं और बैरूनी मामलात को सूरत हाल भी कह सकते हैं। सिचुएशन का मतलब सूरत हाल भी होता है। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर की तरफ देखें तो 13th लेक्चर में हमने रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से बात की थी। हमने ये कहा था कि रिसर्च डिज़ाइन एक ओवरऑल स्ट्रेटजी का नाम है जो एक रिसर्चर को चूज़ करनी है टू इंटेग्रेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द स्टडी, और उसके साथ उसको ये इंश्योर करना है कि उसका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो रिसर्च प्रॉब्लम को अफेक्टिवली एंड कम्प्लीटली एड्रेस कर रहा है। रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से हमने आपको एक मैट्रिक्स अप्रोच दिखाई थी जिसमें हमने कोरिलेट किया था चीज़ों को, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड को, और इसमें आपके फिलोसॉफिकल अजम्पशंस कहाँ खड़े हैं, फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू कहाँ है, रिसर्च मेथडोलॉजी कहाँ है और स्ट्रेटजीज क्या होंगी। इसी तरह हमने आपको एक सिक्वेंशियल टेबल दिखाया था जिसमें आप पर्पस ऑफ द स्टडी, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और हाइपोथेसिस टेस्टिंग इससे लेकर और आप अपने आखिरी एंड रिपोर्ट तक एक सीक्वेंस में हमने आपको रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से बात की थी। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। डिस्पोजिशनल फैक्टर्स ये असल में अंदरूनी या इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंडिविजुअल के लिए, फॉर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शेप ऑब्लिक इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमंस। जिस तरह अगर हम कहें कि किसी का कोई बिहेवियर या एक्शन जो है, या उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, या उसका स्पिरिट, या उसके साइकोलॉजिकल कैपिटल उस इन्फ्लुएंस करते हैं उसके एक्शंस को, तो ये किसी इंडिविजुअल के लिए डिस्पोजिशनल फैक्टर हैं। अगर हम डिस्पोजिशनल फैक्टर्स की बात करें फॉर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो यही बात अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटरनल फीचर्स उसकी शेप दें या इन्फ्लुएंस करें ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो ये उसके ऑर्गेनाइजेशन के डिस्पोजिशनल फैक्टर्स हैं। और इसकी मिसाल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एम्प्लॉइज, रिवार्ड सिस्टम, प्रमोशन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, शेड्यूल ऑफ अथॉरिटी, ये सब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल फैक्टर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के डिस्पोजिशनल फैक्टर्स हैं। ये क्यों अहम है? वाई डिस्पोजिशनल फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट? ये इसलिए अहम है कि ये आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ को, ये किसी भी एम्प्लॉई या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बगौर मुआयना करने का मौका देती है फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड टू फेस एक्सटर्नल प्रेशर विद मोर प्रिपरेशन। आपको अगर अपनी अंदरूनी या अपनी खुद की सलाहियतों का पता नहीं होगा तो आप बैरूनी प्रेशर या बैरूनी मामलात में कैसे सही फैसला कर सकते हैं या उनका कैसे मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम सिचुएशनल फैक्टर्स की बात करें तो ये सिचुएशनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अगर इंडिविजुअल्स के लिए देखा जाए तो इंडिविजुअल्स के लिए हर वो एक्सटर्नल फैक्टर जो जिस तरह के एनवायरनमेंट है, उसका वर्क, उसका ऑफिशियल वर्क है, उसके स्कूल्स हैं या पीपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड एन इंडिविजुअल, ये सारे उसके सिचुएशनल फैक्टर्स हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम वो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर्स हैं, टैक्सेशन सिस्टम है, बैंक्स है, वेंडर्स हैं, एनवायरनमेंट है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशनल फैक्टर्स हैं। हर वो फैक्टर जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का फैक्टर है वो उसका सिचुएशनल फैक्टर है, और हर वो फैक्टर जो उसके अंदर का फैक्टर है, जो उसका अपना है, वो उसका डिस्पोजिशनल फैक्टर है। अगर सिचुएशनल फैक्टर की इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम इसके लिए इसलिए करते हैं, इसको इसलिए ज़हन में रखते हैं या इसकी तैयारी इसलिए करते हैं कि टू अवॉइड ए बैड टेस्ट ड्यू टू एनी सिचुएशन। आपको वर्स्ट सिचुएशन आने की पूछ कर नहीं आती बेसिकली, तो आपको अपनी हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होता है। उसके लिए आपको हर एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर गौर करके तवज्जो देनी है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशनल फैक्टर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ द सिचुएशनल फैक्टर्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा 15th लेक्चर, आप इसको सुने नेक्स्ट लेक्चर को भी। इसमें हम आपको 36 रिसर्च एथिक्स समझाएंगे कि एक रिसर्चर कोई कौन सी एथिक्स अपनानी है, जो कि 36 नंबर्स हैं, वो क्या है। तो इसके लिए आप लेक्चर नंबर 15 सुने। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कमेंट्स हैं तो वो हमें आप लाजमी दें।